जय तो भारतम। वे 48 घंटे के आज के भाग में आप सभी का मैं दिनेश शर्मा स्वागत करता हूं। वे 48 घंटे के पिछले भाग में हम बात कर रहे थे शांति की उम्मीद की, और शांति की उम्मीद में हमने बात की कि किस तरह से क्या क्या संभावनाएं हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार हो सके, भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति की बहाली हो सके। और उसके बाद आज का हमारा आलेख है विभाजक मानसिकता। ढेरों ऐसे किस्से उस विभाजक मानसिकता को उजागर करते हैं जिसने 14-15 अगस्त को एक नए भूगोल की रचना की। ऐसी ही एक कहानी गुलाम अली की है, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक हवलदार था। उसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद कृत्रिम अंगों के संबंध में तकनीकी प्रशिक्षण के लिए ब्रिटेन भेजा गया था। जब वह वापस लौटा तो उसे रावलपिंडी के नज़दीक चकलाला में एक सैनिक वर्कशॉप में नियुक्त किया गया। यह वह समय था जब हर वस्तु और हर इंसान का दो भौगोलिक इकाइयों के बीच में विभाजन हो रहा था। सेना में कार्यरत लोगों से भी पूछा गया कि वह भारत जाना चाहते थे या पाकिस्तान। गुलाम अली ने भारतीय सेना को अपनी पसंद बताया क्योंकि उसका पुश्तैनी घर लखनऊ में था। लेकिन उन्हीं दिनों जब विभाजक मारकाट शुरू हुई, गुलाम अली चकलाला में था। उसे मजबूरन फिलहाल पाकिस्तानी सेना की कमान में ही रहना पड़ा। 1950 में उसे इस आधार पर पाक सेना से मुक्ति दे दी गई क्योंकि उसने भारतीय सेना में रहने की अपनी इच्छा जताई थी। उसे खोखरापार स्थित भारत पाक सीमा पर ले जाया गया और जबरन भारतीय सीमा में धकेल दिया गया। भारतीय सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भिजवा दिया। 1951 में उसे वापस पाकिस्तान धकेल दिया गया क्योंकि वह पाकिस्तानी था। गुलाम अली ने पाकिस्तान की एक अदालत में पाक नागरिकता के लिए आवेदन किया, मगर अदालत ने 1956 में दिए गए एक निर्णय में उसे भारतीय नागरिक घोषित किया। उस स्थिति में वह एक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत लौटा ताकि लखनऊ में अपने पुश्तैनी घर में बस सके। यहाँ आकर उसने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया, लेकिन साल भर की अदालती मशक्कत के बाद भारतीय पुलिस ने उसे 1957 में वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में धकेल दिया। पाक रेंजरों ने उसे फिर गिरफ्तार कर लिया और लाहौर के हिंदू शिविर में भेज दिया। गुलाम अली की स्थिति सआदत हसन मंटो की चर्चित कहानी तोबा टेक सिंह के मुख्य किरदार के रूप में बदल गई, और ऐसी ही अनेक कहानियां उस समय के यथार्थ पर आधारित थी। गुलाम अली की नियति हजारों अन्य लोगों की नियति बन गई जिन्हें दोनों देशों ने नकारा और दोनों ने दरबदर किया। भीष्म साहनी की कहानी, गर्म हवा और अमृता प्रीतम की पिंजर ऐसी ही अनेक दास्तानों की गाथाओं का बयान करती हैं, जिसमें इस उपमहाद्वीप के लाखों लोग प्रभावित हुए। तय तो यह हुआ था कि जो जहां पर है वहीं सुरक्षित रहेगा, लेकिन व्यापक स्तर पर ऐसा नहीं हो पाया। सुरक्षा के लिए दोनों तरफ से लाखों लोगों को अपनी जड़ों से उखड़ना पड़ा और नई जमीनों पर अपनी जड़ें रोपनी पड़ी। इस सारे अव्यवस्थित विभाजन में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा न जाने कितनी ही सभ्यताएं बिखराव व उपेक्षा का शिकार बनी। यह स्थिति व्यापक स्तर पर मीडिया को भी भुगतनी पड़ी। लाहौर से अधिकांश प्रमुख समाचार पत्र, जिनमें दी ट्रिब्यून, प्रताप, मिलाप, जय हिंद, सवेरा आदि शामिल थे, चंद घंटों के भीतर अपने संपादन कर्मियों और पाठक वर्ग से कटकर नए बसेरों की तलाश में निकल पड़े थे। दी ट्रिब्यून लाहौर से 24 घंटे के भीतर अपनी मशीनरी व कुछ एक संपादन एवं मुद्रण कर्मियों के साथ शिमला जा बसा, और प्रताप, मिलाप, जय हिंद, सवेरा आदि अनेक समाचार पत्रों ने जालंधर को अपना ठिकाना बनाया। कुछ समाचार पत्र दिल्ली से प्रकाशित होने लगे। दी ट्रिब्यून को शिमला रास नहीं आया और शीघ्र ही बेहतर वितरण व्यवस्था के लिए उसे अंबाला छावनी स्थानांतरित होना पड़ा। इन दिनों यह समाचार पत्र अपने अन्य प्रकाशनों के साथ चंडीगढ़ से प्रकाशित हो रहा है। मिलाप को अपने कार्यालय 3 नगरों में विभाजित करने पड़े। जालंधर, दिल्ली और हैदराबाद नए केंद्र बने, जबकि प्रताप को दिल्ली और जालंधर में अपने अलग अलग ठिकाने बनाने पड़े। इन सब बदलावों के बावजूद शैलीगत तेवर नहीं बदले। वही संबोधन शैली संपादकीय लेखों में जारी रही जिसकी बुनियाद लाहौर में पड़ी थी। लगभग 25 वर्ष तक रिफ्यूजी शब्द का प्रयोग लाहौर व जालंधर के मीडिया में जारी रहा। यही स्थिति फिल्मों और संगीत के क्षेत्र में पैदा हुई। जोश मलिहाबादी, हफीज जालंधरी और कुर्रतुएन हैदर जैसे अनेक लेखक व शायर पाकिस्तान चले गए, मगर वहां का ढर्रा रास नहीं आया। हैदर और जोश फिर से वापस लौटे। ऐसी ही मनस्थितियों में से साहिर लुधियानवी को भी गुजरना पड़ा। जो भी जहां रहा, अपने अतीत और अपनी जड़ों से नहीं कट पाया। इनमें से सबसे विचित्र स्थिति मंटों की थी, जिसके
कमोबेश हर लेखन में विभाजन की विभीषिका अपनी मूल पीड़ा के साथ तीखी एवं यथार्थपरक शैली में व्यक्त हुई। वारिस शाह की मजार भले ही पाकिस्तान में रही, लेकिन उसका महाकाव्य हीर दोनों ही पंजाबों में आज भी छाया हुआ है। न किस्से बंट सके, न रास, न बयान के तेवर और न लोकगीत। सिर्फ भौगोलिक रेखाएं पूरे परिवेश में अपनी विभाजक मुद्रा में दर्ज हुईं और यह सिलसिले अब तक जारी हैं। 1948 में कश्मीर युद्ध को पहला भारत पाक युद्ध माने और कारगिल युद्ध को भी भारत पाक युद्धों की फहरिस्त में दर्ज करें तो आपसी युद्धों की संख्या 4 तक पहुंच चुकी है। अघोषित युद्धों की बात करें तो मारधाड़ का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। दोनों देशों में ऐसे वर्ग मौजूद हैं जो अभी भी नफरत, चुनौती व निस्ते नाबूद करने सरीखी भाषा बोलते हैं। मगर इसके बावजूद दोनों देशों में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो पारस्परिक विश्वास की बहाली चाहता है। दोनों देशों के मध्य व्यापारिक, सांस्कृतिक व तकनीकी संबंधों की बहाली की दिशा में ठोस पहलकदमियां भी हुई हैं। धीरे धीरे यह बात मुखर होने लगी है कि जब तक जमीनी हकीकतों के मद्देनजर दोनों देश एक दूसरे की सार्वभौम सत्ता को सलामी नहीं देते, तब तक इस उपमहाद्वीप की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याएं हल नहीं हो सकती। भारत में लोकतंत्र अपनी जड़ें मजबूती से जमा चुका है। भारत आर्थिक दृष्टि से भी सशक्त है और अब विदेशी मदद का भी मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में अभी भी लोकतंत्र, सैनिक तंत्र और धार्मिक कट्टरवादी तंत्र से मुक्त नहीं हो पाया। वहां अभी भी राजनेताओं को कुछ एक मामलों में भारत विरोधी तेवर कभी कभी अपनाने की मजबूरी होती है। कश्मीर मुख्य मुद्दा नहीं है, मगर अन्य ठोस मुद्दों के अभाव में कश्मीर के प्रश्न का अलावत जलाए रखा जाता है। आर्थिक, औद्योगिक व सामरिक दृष्टि से भी पाकिस्तान अभी आत्मनिर्भर नहीं है। उसकी कतिपय ढांचागत कमजोरियों का लाभ अमेरिका भी उठाता है, चीन भी और आतंकवादी संगठन भी। जाहिर है इन परिस्थितियों में भारत को ज्यादा जागरूक भी रहना होगा और पाक की अपेक्षा ज्यादा पहलकदमियां भी करनी होंगी। जब तक पड़ोस में लोकतांत्रिक गतिविधियां मजबूत नहीं होती, तब तक अविश्वास व अघोषित साजिशों का सिलसिला चलता रहेगा। सशस्त्र टकराव से समस्याएं हल नहीं होंगी। यह तथ्य 1965 व 1971 में बेबाकी के साथ उजागर हो चुका है। साझी विरासत है तो समस्याएं व चुनौतियां भी एक हद तक साझी हैं। कट्टरपंथी शक्तियां दोनों देशों में हैं, मगर एक मौलिक अंतर यह है कि भारत में कट्टरपंथी शक्तियां अपनी सीमाओं को बखूबी समझती हैं और वे इस स्थिति में भी नहीं है कि मुख्य धारा पर हावी हो सकें। भारत में धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की अपनी सामर्थ्य है और वे भले ही वोट बैंक की खातिर अल्पसंख्यक समुदायों को साथ लेकर चलने का प्रयास करती हैं। बाबरी मस्जिद व गुजरात दंगों के बाद देश में कोई भी ऐसी मुख्य घटना नहीं घटी जो धार्मिक सहिष्णुता की चुगली करती हो। नरेंद्र मोदी अब गुजरात दंगों के दागों से लगभग मुक्ति पा चुके हैं, जबकि बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने भाजपा व अन्य समवैचारिक संगठनों को यह एहसास तो दे ही दिया है कि ऐसे मुद्दों के माध्यम से न तो आम आदमी को साथ लेकर चला जा सकता है और न ही सत्ता के गलियारे तक पहुंच पाना मुमकिन हो सकता है। तो ये तो था हमारा आज का आलेख, विभाजक मानसिकता, और इसके साथ ही अनुमति दीजिए अगले भाग में फिर मिलेंगे। नमस्कार।